brought to you by Hire and ITIL. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार क्यों त्याग दिए? 26 दिसंबर 1991 की सर्द सुबह मॉस्को के लाल चौक पर सोवियत संघ का लाल झंडा धीरे धीरे नीचे उतरा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति सोवियत संघ, उसका पतन हो चुका था। लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण के पीछे एक और कहानी छिपी थी और वो कहानी थी यूक्रेन की। सोवियत संघ के टूटने के साथ यूक्रेन अचानक खुद को एक नए युग में पाता है। एक ऐसा देश जो अब आजाद तो है लेकिन उसके कंधों पर भारी बोझ है। बोझ हजारों परमाणु हथियारों का, 1700 परमाणु वॉरहेड, 33 बॉम्बर और 130 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें। इस आंकड़े ने एक नए नवेले देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बना दिया था। यूक्रेन के पास आज ये परमाणु हथियार नहीं है। होते तो शायद रूस उस पर हमला नहीं करता, सोचता भी नहीं इस बारे में। शायद रूस यूक्रेन युद्ध की नौबत नहीं आती। इसीलिए इतिहास के सबसे प्रासंगिक सवालों में से एक ये है कि सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार रूस को क्यों सौंप दिए? सोवियत संघ के पतन के बाद क्या हुआ था यूक्रेन में? जानेंगे कहानी आज के एपिसोड में। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, और हम हैं कुलदीप। सोवियत संघ के विघटन से पहले से शुरुआत करते हैं। हम कोल्ड वॉर के बारे में जानते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लंबे समय तक तनातनी रही। किस्मत की बात थी कि दोनों महाशक्तियां कभी आपस में सीधे तौर पर इस दौरान नहीं टकराईं। इसका बड़ा कारण था न्यूक्लियर हथियार। अमेरिका और खासकर नेटो से निपटने के लिए सोवियत संघ ने अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर यानी यूक्रेन में बड़ी संख्या में परमाणु हथियार तैनात किए हुए थे, ताकि अगर कभी नौबत आए तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका पर सीधा निशाना लगाया जा सके। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो यूक्रेन में मौजूद न्यूक्लियर वेपन सरदर्द बन गए उसके लिए। सिर्फ यूक्रेन के लिए ही नहीं, अमेरिका और रूस दोनों को भी ये टेंशन हुई कि महाविनाश के इन हथियारों का आगे क्या होगा। जनवरी 1992 में यूक्रेन के नए राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक एक बोल्ड कदम उठाते हैं। वे घोषणा करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन सब सीधे नई सरकार की देखरेख में रहेंगे। लेकिन यही उन्हें एक गच्चा मिल जाता है। यूक्रेन के मिलिट्री जनरल, जो अभी तक कुछ दिन पहले तक सोवियत संघ के जनरल थे, वे स्वतंत्र यूक्रेन के प्रति वफादारी की शपथ लेने से इनकार कर देते हैं। राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक के पास एक और ऑप्शन था कि वे इन हथियारों को किसी और न्यूक्लियर महाशक्ति वाले देश को सौंप सकते थे। ऐसे में कोई और देश इन हथियारों की जिम्मेदारी ले लेता। दुनिया की नजरें यूक्रेन पर टिकी थी। अमेरिका और रूस दोनों ही चाहते थे कि यूक्रेन अपने परमाणु हथियार त्याग दे। लेकिन फिर इस मामले ने यूक्रेन में एक राजनीतिक संकट की शक्ल ले ली। यूक्रेन की संसद में बहस छिड़ गई। कुछ नेताओं का ये मानना था कि ये हथियार यूक्रेन की रक्षा सुरक्षा की गारंटी हैं। दूसरों का ये मानना था कि ये खतरनाक बोझ हैं जिनसे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहिए। 1 साल तक ये मामला अधर में लटका रहा। हालांकि कुछ छोटे मोटे कदम जरूर उठाए गए। मसलन मई 1992 में यूक्रेन ने रूस, बेलारूस और कजाकिस्तान के साथ लिस्बन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत इन देशों को अपने परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करनी थी। लेकिन चंद महीनों बाद ही यूक्रेन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने अमेरिका और रूस दोनों की चिंता और बढ़ा दी। सरकार ने न्यूक्लियर वेपन्स को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। इसका मतलब था कि यूक्रेन अब एक परमाणु शक्ति बन जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन के तमाम प्रयासों के बावजूद उसे वे परमाणु हथियार छोड़ने पड़े। यूक्रेन जिन दिनों परमाणु शक्ति बनने के बारे में सोच रहा था, उसके सामने कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें भी थीं। यूक्रेन के पास विमान और मिसाइल बनाने की क्षमता थी, लेकिन परमाणु हथियार बनाने या उनका रखरखाव करने की तकनीक नहीं थी। इसका मतलब यह था कि यूक्रेन को अपने वॉरहेड्स को चालू हालत में रखने के लिए रूस पर निर्भर रहना पड़ता। साथ ही इन हथियारों को चलाने के लिए जरूरी कमांड और कंट्रोल सिस्टम भी रूस में ही था। यूक्रेन के सामने एक और बड़ी चुनौती थी कि या तो वो अरबों डॉलर खर्च करके अपना खुद का परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे या फिर इन हथियारों को त्याग कर दे। एक ऐसे देश के लिए जिसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही डगमगा रही हो, ये कठिन फैसला था, मुश्किल फैसला था। और मुद्दा सिर्फ पैसे का ही नहीं था। यूक्रेन के पास जो मिसाइलें थीं, उनकी मिनिमम रेंज 5000 से 10,000 किलोमीटर की थी। इसका मतलब था कि अगर कभी रूस से युद्ध हुआ तो ये मिसाइलें सिर्फ रूस के पूर्वी इलाकों को ही निशाना बना सकती थी।
मॉस्को जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य इनकी पहुंच से बाहर थे। सबसे बड़ी चिंता थी इंटरनेशनल रिएक्शन की। अगर यूक्रेन परमाणु हथियार रखने का फैसला करता तो उसे अमेरिका और नेटो देशों के आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता था और इसके साथ साथ रूस की तरफ से भी सैन्य कार्रवाई का खतरा था। दोनों तरफ से खतरा था। इन सभी कारणों को देखते हुए यूक्रेन के नेतृत्व ने बड़ा फैसला लिया। वे न्यूक्लियर हथियार त्यागने के लिए तैयार हो गए, बला को टालने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अप्रैल 1993 में 162 यूक्रेनी सांसदों ने एक डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस डॉक्यूमेंट में कुछ शर्तें लिखी हुई थी। राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी, हथियार नष्ट करने में अंतर्राष्ट्रीय मदद, यूरेनियम और प्लूटोनियम के बदले आर्थिक मुआवजा। शर्तों का यह डॉक्यूमेंट रूस और अमेरिका को सौंपा गया। शुरुआत में दोनों ने मांगों को खारिज कर दिया, लेकिन यूक्रेन अपनी बात पर अड़ा रहा। अंततः अमेरिका ने अतिरिक्त आर्थिक सहायता का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद दिसंबर 1994 को यूक्रेन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूपीएससी के छात्र अगर जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो नोट कर लें कि ये समझौता रूस यूक्रेन युद्ध को समझने के लिए इतिहास का एक अहम टॉपिक है, एक अहम दस्तावेज है। बुडापेस्ट मेमोरेंडम 5 दिसंबर 1994 का दिन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में यूक्रेन, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिसे बुडापेस्ट मेमोरेंडम के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में 5 बातें शामिल थीं कि सभी देश यूक्रेन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और मौजूदा सीमाओं का सम्मान करेंगे। कोई भी देश यूक्रेन के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करेगा, न ही ऐसी कोई धमकी दी जाएगी। यूक्रेन पर आर्थिक दबाव भी नहीं डाला जाएगा। अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला होता है तो उसे तुरंत यूएन सुरक्षा परिषद की मदद मिलेगी। परमाणु हथियार वाले देश यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे। इस समझौते के बाद यूक्रेन को अपने सभी परमाणु हथियार 7 साल के भीतर नष्ट करने थे, लेकिन यूक्रेन ने यह काम 1 साल के पहले ही पूरा कर लिया। 2001 तक सभी वॉरहेड और मिसाइलें रूस को वापस कर दी गईं और सभी मिसाइल साइलो बंद कर दिए गए। लेकिन क्या यह फैसला सही था? 2024 में हम कह सकते हैं कि यह फैसला यूक्रेन के लिए गलत साबित हुआ। इतिहास के नजरिए से देखें तो यूक्रेन के फैसले का असर 2014 में जाकर के मालूम हुआ, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। अचानक यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री आंद्रेई जाहोरो-दनियुक की बात सच होती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा था कि हमने इतनी बड़ी ताकत छोड़ दी, बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला। अब जब भी कोई हमें कागज पर हस्ताक्षर करने को कहता है, हमारा जवाब होता है बहुत बहुत धन्यवाद, हम पहले ये गलती कर चुके हैं। इतिहास के गुजरने के बाद सही या गलत का फैसला करना आसान होता है, लेकिन यूक्रेन के कुछ पूर्व अधिकारियों के बयान ये बताते हैं कि यूक्रेन में आशंकाएं तब भी उठ रही थी। यूक्रेन के पूर्व मिसाइल बेस कमांडर वोलोदिमिर तोलुबको ने 1992 में संसद में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को भविष्य में अपनी रक्षा के लिए कम से कम कुछ मिसाइलें तो रख लेनी चाहिए। ऐसा ही कुछ अंदेशा शिकागो विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट जॉन मियर शाइमर को भी हुआ था। 1993 में ही उन्होंने कह दिया था कि यूक्रेन के लिए परमाणु हथियार रखना अनिवार्य है। हालिया समय में देखें तो चंद और देश हैं जिन्होंने न्यूक्लियर हथियारों के चलते बड़ी कीमत चुकाई। लीबिया का उदाहरण, लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी जीते जी परमाणु हथियार हासिल कर लेना चाहते थे, लेकिन नाकाम रहे। अगर लीबिया के पास परमाणु हथियार होते तो शायद अमेरिका हस्तक्षेप करने की हिम्मत ना करता। ऐसा ही उदाहरण ईरान का है। ईरान लंबे समय से परमाणु हथियार डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और इसके पीछे एक बड़ी वजह अमेरिका और इजराइल से अदावत ही है। यूक्रेन का उदाहरण इस मामले में और भी प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि इससे एक खतरनाक मिसाल पैदा हुई है। मारियाना बुत्जेरिन हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रिसर्चर हैं और यूक्रेन मामलों की विशेषज्ञ मानी जाती हैं। इनहेरिटिंग द बॉम्ब नाम की किताब में वो ये लिखती हैं कि यूक्रेन ने परमाणु हथियार त्याग दिए, क्या ये गलती थी? दुनिया की सरकारों की नीतियों पर इसका असर शायद देर से दिखे, लेकिन जनता के स्तर पर यह विचार लोकप्रिय हो रहा है। लोग मानते हैं कि परमाणु हथियार सुरक्षा की गारंटी देते हैं। मारियाना आगे लिखती हैं कि पिछले 3 दशक में परमाणु हथियारों में कटौती और परमाणु अप्रसार के लिए तेजी से कदम उठाए गए हैं, लेकिन यूक्रेन का उदाहरण खतरनाक है क्योंकि अगर एक ऐसा देश है जो अपने हथियार त्याग देता है और उसके बाद एक न्यूक्लियर पावर देश का निशाना बनता है, तो ये अन्य देशों के लिए एक बहुत ही गलत संकेत है। रूस यूक्रेन युद्ध के महत्व और उसकी पेचीदगियों को समझने के लिए आपको उम्मीद है कि इस जानकारी से कुछ मदद मिलेगी, खासकर तब जब ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और गाहे बगाहे न्यूक्लियर हमले की बात उठने लगती है। अंत में आपको इसी मुद्दे से जुड़ा
एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। 1970 के दशक की बात है। अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर और सोवियत राजनयिक अनातोली दोब्रिनिन के बीच परमाणु हथियारों पर एक वार्ता चल रही थी और वार्ता कई दिनों तक खिंच गई थी। दोनों ही बहुत थक गए थे और बातचीत की इस धीमी गति से परेशान थे। ऐसे में किसिंजर, जो अपने ड्राई ह्यूमर के लिए मशहूर थे, उन्होंने दोब्रिनिन से मजाक में कहा कि क्या हम इसे शतरंज के खेल से निपटा सकते हैं। और दोब्रिनिन ने बिना वक्त गवाए इस पर जवाब दिया कि बिल्कुल डॉक्टर किसिंजर, लेकिन पहले हमें खेल के नियमों पर सहमत होना होगा और इसमें भी उतना ही समय लग जाएगा। तारीख में आज इतना ही। आने वाले एपिसोड में इतिहास का कौन सा पृष्ठ खोलें, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।